हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना सब? तो एज यू ऑल नो कि कल हम लोग ने मॉलिक्युलरिटी टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। बढ़िया टॉपिक है, ध्यान देना। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ROR, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान देना। वैसे टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, लेंदी तो है। अब ये टॉपिक को मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं जो इस टॉपिक के रिलेटेड है। लाइक आप देखते हो कि भाई आपकी मम्मी जो है वो खाना बनाना चाहती है, तब क्या करती है? गैस के ऊपर कोई वेसल लेगी, उसके अंदर उस फूड की सारी सामग्री मिला देगी, फिर उसको मिला के उसको गर्म करती है। बराबर के नहीं? वो धीमी आंच हो सकती है या फिर थोड़ी सी हीट ज्यादा भी हो सकता है, पर थोड़ी देर के बाद हमें खाना मिल जाता है और काफी टेस्टी होता है। लाइक मान लो आपकी मम्मी को भाजी पाव की भाजी बनानी है, तो उसने ऑनियन, देन गार्लिक है, फिर फिंगर, मतलब जो भी है सारी चीजें मिक्स कर दी। अब अगर वो मिक्स करने के बाद ऐसे ही बाजू में रख देगी तो क्या वो भाजी अपने आप बन जाएगी? नहीं ना, उसको हीट तो करना पड़ेगा तभी वो बनेगा। सेम में मान लो हमें पानी के अंदर शुगर को मिक्सअप करना है और हमने ऐसा किया कि भाई एक पतीली के अंदर पानी लिया और उसके अंदर शुगर को डाल दिया। अब उसको ना ही हमने स्टर किया ना ही हीट किया, ऐसे ही बाजू में रख दिया, तो क्या वो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अब उसी की जगह पर अगर आपकी मम्मी उसको गर्म करती है थोड़ा बहुत, तो वो शुगर जल्दी जल्दी से अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। सही है कि नहीं? करेक्ट है ना? अगर चाय भी बनानी हो तो पानी है, दूध है, शुगर है, जिंजर है, ये सारी चीजों को मिलाकर गर्म करना होता है, तब जाके हमें चाय मिलती है। मतलब अगर इस जो भी एग्जांपल्स हमने देखे, अगर वो हम एग्जांपल को थोड़ा सा फोकस करें तो एक बात तो कॉमन है कि सारी चीजों को कंप्लीट करवाने में, मतलब इन सारी चीजों को कंप्लीट करवाने में हमने कॉमन फैक्टर यानी कि हीट का हेल्प तो जरूर से लिया है। यानी कि हीट हमें करना ही पड़ेगा, तो ही ये सारी चीजों का रिएक्शन कंप्लीट होगा और वो फटाफट भी होगा। वरना इनमें से कुछ रिएक्शन शायद कंप्लीट होते होंगे बट उसको कंप्लीट होने में सालों साल लग जाते होंगे, मे बी, आई डोंट नो। और उतने टाइम में तो वो जो चीजें हमने मिलाई है वो भी डिकम्पोज हो जाएगी, डीके हो जाएगा। करेक्ट? यानी कि कोई भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए हीट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। एग्जांपल लेते हैं, चलो ध्यान देना है आप। लाइक हमारे पास है 2N2O5। अब मैं ये ट्राई करूंगा कि भाई एक ही बार बोर्ड में पूरा सब कुछ आ जाए डेटा, ठीक है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, लिखते हैं बोर्ड, फिर मैं आपको 10-20 सेकंड का टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, बट आज मैं ट्राई करूंगा कि एक ही बार में पूरा बोर्ड भर जाए, ठीक है? तो 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2, ये रिएक्शन है। अब अगर इस रिएक्शन को हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो ये सिर्फ 12 मिनट में कंप्लीट होगा। और अगर यही रिएक्शन को हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, बेसिकली हाफ कंप्लीट होगा, टाउ T1 हाफ की बात है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं
तो इसको 5 घंटे लगते हैं कंप्लीट होने में। और अगर इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो इसको 10 दिन लग जाते हैं, 10 डेज लग जाते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का टाइम पे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का ये टाइम पे इफेक्ट पड़ता है। जरा ध्यान से देखना, इन रिएक्शन ऑफ KMnO4 and oxalic acid, बराबर है, KMnO4 decolorizes faster at higher temperature। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर हम लोग KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अगर हम लोग उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो KMnO4 और जल्दी डीकलराइज हो जाएगा। बेसिकली KMnO4 का कलर इट्स अ वायलेट कलर, इट्स कलर इज वायलेट, यानी कि पर्पल। ओके, ये KMnO4 का कलर होता है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है बच्चों, यस। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज फॉर अ केमिकल रिएक्शन with rise in temperature। अब कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो हमने 10 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाया। कितना बढ़ाया है, तो हमने 10 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाया। द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल और मोर। तो रेट कांस्टेंट जो है, अगर आपने कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री जितना बढ़ाया तो जो रेट है उसका, रिएक्शन का रेट, वो डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाने पर आपका जो रेट है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है रिएक्शन का। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस was proposed by Swedish Dutch chemist Want Hoff। किसने प्रपोज किया था ये? Want Hoff। but Swedish chemist एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था अरहेनियस। आपने नाम सुना होगा, अरहेनियस। प्रोवाइडेड फिजिकल जस्टिफिकेशन and interpretation that is, उन्होंने बताया K is equal to A e raised to minus EA upon RT minus EA upon RT। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? तो अरहेनियस ने। और ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं अरहेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अरहेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब ऑब्वियस है, ये तो आपको पता ही होगा, जो साइंटिस्ट कुछ भी देता है तो उसी के नाम से वो थियरी या इक्वेशन या फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो, बेसिकली वॉन्ट ऑफ ने इसके बारे में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस वाली थियरी थोड़ी बहुत तो बताई, पर उसका प्रूफ देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो अरहेनियस थे। उन्होंने क्या दिया? इस थियरी का प्रूफ दिया, कि प्रैक्टिकल प्रूफ दिया, थियरी के साथ प्रैक्टिकल प्रूफ दिया उन्होंने। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। एक ग्राफ लेते हैं। लाइक हमारे पास एक दो मॉलिक्यूल्स है, H2 है
एंड I2 है, उनको हमने रिएक्ट करवाया। ध्यान से देखते रहना बच्चों। यस, यहाँ पर देखना हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं H2 एंड I2। अब जब इनके बीच में आपस में रिएक्शन होता है तो हमें लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो मिलता है 2HI, हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे होता है पॉसिबल? लाइक यहाँ पर ये HH है एंड यहाँ पर ये II है। अब बेसिकली स्टार्टिंग में होता है ऐसा है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू होता है और इनके भी बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू होता है एंड साथ में इनको क्या हुआ कि इनकी दोस्ती होने लगी, एक नया दोस्त मिला उनको। यहाँ से इनका इंटरनल बॉन्ड टूटने लगा, लेकिन यहाँ पर इनकी दोस्ती होने लगी और आखिर में ऐसा हुआ कि इनकी दोस्ती पूरी टूट गई, इनकी दोस्ती पूरी टूट गई और इनकी दोस्ती हो गई। ऑब्वियस अपना कोई पुराना फ्रेंड होता है, अब अगर कोई नया फ्रेंड आया है, अपना नाम वाम अपना फोटो वोटो स्टेटस में बहुत डाल रहा है, बराबर के नहीं, तो अपने को अच्छा लगता है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर BFF लिखता है, तो फिर अपना झुकाव धीरे धीरे उस तरफ होता है और जो अपना पुराना फ्रेंड है उस तरफ अपना झुकाव कम होता है। पर अपने ये नहीं देखते कि पहले उसने अपनी कितनी मदद की और अपना उसके साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग है। सेम चीज़ यहाँ पर हुई, ठीक है। तो यहाँ से ये टूटने लगा और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन की शुरुआत हुई और आखिर में हमें क्या मिल गए? तो दो नए मॉलिक्यूल्स मिल गए और वो दोनों कौन से मॉलिक्यूल थे? तो वो HI के मॉलिक्यूल थे। अब बच्चों ये भी रिएक्शन अगर हम देखें तो पहले ये रिएक्ट होना शुरू हुए, फिर इनमें जब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग शुरू होता है तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनता है। अब ये मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के लिए बनता है, दैट इज फॉर द माइक्रोसेकेंड्स ओनली। तो ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये जो बना है इंटरमीडिएट, जब बॉन्ड का ब्रेक होना एंड नए बॉन्ड का फॉर्म होना शुरू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब इसका एक ग्राफ लेते हैं, समझाता हूँ मैं आपको, मजा आएगा। लाइक हमने एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेशन का ग्राफ किया है टेक्स्ट बुक के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, दैट इज RX है। अब देखो बच्चों, आप बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हो तो आपके टीचर्स क्या बोलते हैं? खूब मेहनत करो, मन लगा के काम करो, अथक प्रयत्न कर दो, वर्क हार्ड, राइट 5 टाइम्स। अभी मेहनत करोगे तो कल शांति मिलेगी। आपकी मम्मी भी यही बोलती है, आपके पापा भी यही बोलते हैं, आपके आसपास के आपके रिलेटिव सब यही बोलते हैं कि अभी मेहनत कर ले फिर शांति, अभी मेहनत कर ले फिर शांति, दम लगा दो, जी जान लगा दो, बराबर के नहीं? यानी कि अभी आपको एनर्जी लगाने का बोलते हैं और फिर आपको शांति रहेगी। सेम चीज़ क्या होता है यहाँ पर, ये रिएक्टेंस है H2 + I2। अब इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि उतनी हाई एनर्जी हो जाती है जिस एनर्जी पे क्या बनता है? तो उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर एनर्जी रिलीज होते 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 फिर हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। अब मेरे शब्दों पे जरा ध्यान से जाना, मैंने बोला एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है, इसका मतलब कि ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर इतनी एनर्जी देने पर क्या हुआ? तो हमें मिला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या मिला है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जितनी एनर्जी देने पर हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलता है, उतनी एनर्जी को हमने क्या बोल दिया? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल दिया? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स मिल गए हैं 2HI। अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में चेंज इन एंथैल्पी कितना है? तो वो इतना है, दैट इज डेल्टा H। कितना हो गया? दैट इज डेल्टा H। समझे आप लोग? आपने खूब मेहनत की, बहुत बढ़िया परसेंटेज ला दिए 12th में और आपको IIT में एडमिशन मिल गया,
या MBBS में एडमिशन मिल गया, फिर खूब मेहनत की और डिग्री मिल गई और नौकरी मिल गई, या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और आपको फिर शांति हो जाती है, फील होता है ये चीज़, बराबर। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में फुल एनर्जी ली उन लोगों ने और फिर एनर्जी रिलीज करके वो लोग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखो ये एक प्रकार का एक्टिवेशन, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रकार का थ्रेशोल्ड है जिसको हर एक रिएक्शन को पार करना होता है। हर एक रिएक्शन जब तक इंटरमीडिएट नहीं बनाता तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। जैसे कि आप लोग 12th पास कब कह सकते हैं, जब आप एक एग्जाम देते हो, जब आप एग्जाम से पास होंगे तब हम लोग 12th पास बोलेंगे, समझे। या फिर आपने नीट दे दी, जेई दे दी, उसके बेसिस से एडमिशन मिलता है ना, यानी कि वो एक थ्रेशोल्ड हो। जब तक कोई भी बच्चे ने नीट नहीं दी है तो उसको एडमिशन नहीं मिल सकता, या फिर किसी ने जेई नहीं दी है तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में या IIT में एडमिशन नहीं मिल सकता, करेक्ट। तो एक थ्रेशोल्ड है। सेम वे हर एक रिएक्टेंट जब तक इस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करता तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। टिल देन इट कैन नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट्स, तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये एक थ्रेशोल्ड है। लाइक अगर हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, व्हेन वी गो फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमें डायरेक्टली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, पहले हमें एक थियरी एग्जाम देनी होती है, बराबर है। वो थियरी एग्जाम देने के बाद उसमें पास हो गए तो उसके बाद हमें लर्निंग लाइसेंस मिलता है। वो 1 महीने के बाद फिर हमें उसका प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना होता है और फिर उसके बाद हमें एक 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का लाइसेंस मिलता है। यानी कि उस थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद ही हमें लाइसेंस मिलता है। सेम वे जब तक कोई भी रिएक्टेंस अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाम के थ्रेशोल्ड को पार नहीं करता तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाता, ठीक है। देन until then it cannot form the product formation। चलिए हम और भी 2 ग्राफ लेंगे कुछ चीज़ों को समझने के लिए। अब यहाँ पर एक ग्राफ मैंने लिया है, जरा ध्यान से देखते रहना। देखो बेसिकली ये टॉपिक्स काफ़ी बढ़िया है, इजी है, और ये मैंने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोस्ट प्रोबेबल्स, अपने मोस्ट प्रोबेबल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस ग्राफ लिया। तो मेरा ग्राफ ये आया। अब ये क्या है, ये जो पीक पॉइंट है उसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब एक और ग्राफ लेते हैं, बच्चों समझना बढ़िया सा टॉपिक है ये, ठीक है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है, y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया हमने और x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी ली है, इट इज काइनेटिक एनर्जी। अब ये ग्राफ देने वाले, ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स क्लार्क एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं, जेम्स क्लार्क एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कर्व ही तो बन रहा है, जरा ध्यान से देखना। एक ग्राफ हमें यूं मिला है एंड दूसरा ग्राफ हमें यूं मिला है, ठीक है, समझे आप लोग। ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है वो हमारे पास T डिग्री सेल्सियस पे है, T डिग्री सेल्सियस, और वो जो नीचे का जो ग्राफ है उसमें हमने 10 डिग्री बढ़ा दिए और वो ग्राफ T + 10 डिग्री सेल्सियस का है, 10 डिग्री हमने बढ़ाया। अब बच्चों ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो एक क्लास है, मान लो मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आई हैव 40 स्टूडेंट्स, या फिर एग्जाम्पल लेते हैं राउंड फिगर 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो 50 में से 2-4 ऐसे स्टूडेंट है जो मेहनत ही नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, मैं कितना भी बोलूँ कुछ भी नहीं कर रहे, बराबर है। लेकिन और बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं कि जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 80-90 ऊपर क्रॉस कर रहे हैं,
पर मेरे क्लास में मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो 50 से 60% लाते हो, वो ये वाला पार्ट है। यानी कि रिएक्शन में मॉलिक्यूल के मैक्सिमम ऐसे मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी इसके आसपास हो, समझे। अब मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को डांटना शुरू किया, मैंने टेस्ट लेना शुरू किया, मैंने होमवर्क देना शुरू किया, यानी कि मैंने थोड़ा गुस्सा भी किया, यानी कि टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया। तो क्या हुआ, जो बच्चा थोड़ा भी नहीं पढ़ा था, वो पढ़ रहा था, वो थोड़ा सा पढ़ने लगा। देखो आगे आ गया ग्राफ। और मेरे क्लास में जो मैक्सिमम बच्चों का जो स्कोर था वो और आगे आ गया, यानी कि बच्चों का स्कोर और बढ़ गया। और मेरे हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चे का भी रिजल्ट बढ़ा, मेरे टेम्परेचर बढ़ाने पर, अपने खुद के डांटने पर, टेस्ट लेने पर, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेने पर, स्ट्रिक्ट बनने पर, बराबर के नहीं। तो T डिग्री सेल्सियस में हमारे पास कुछ इतने मॉलिक्यूल्स थे, बराबर के नहीं। पर जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स डबल हो गए, जो E एनर्जी से हाई हो गए, इतने हो गए ना, पहले इतने थे, अभी इतने हो गए। आप खुद से देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूं, इतना था, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो इतने मॉलिक्यूल हो गए। अब समझेगा नहीं, फ्रैक्शन दैट रिएक्ट एट T+10, क्या हुआ, T+10 पे इतने सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट होने लगे। फ्रैक्शन दैट रिएक्ट एट T+10 डिग्रीज, T+10 पे इतने सारे मॉलिक्यूल, देखो डबल मॉलिक्यूल हो गए रिएक्ट होने वाले। सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल मॉलिक्यूल हो गए रिएक्ट होने वाले, डबल हो गए बच्चों। अब क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स डबल हो गए हैं, ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट है वो भी डबल हो जाएगा, बराबर क्या नहीं। अगर मॉलिक्यूल्स डबल होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने वहां पर जो पॉइंट लिखा था कि भाई 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रही एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, उससे ज्यादा मतलब ईसी एनर्जी, आप ऐसा गिन सकते हो, ईसी एनर्जी, ये एनर्जी बोल सकते हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल डबल हो गए, ठीक है। बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउ एक्टिवेशन एनर्जी डबल्स एट T+10, द रिएक्शन रेट डबल्स, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल डबल हो गए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है, समझे। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसके बारे में आगे भी मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, T+10 करने पर रिएक्शन का रेट डबल होता है। तो उसका प्रूफ हमें ये वाले कर्व से मिला, इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। हम आखिरी एक और एग्जांपल लेकर वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को, कि मान लो कि भाई एक गांव में 1000 बच्चे हैं और गवर्नमेंट वाले उन्होंने बोला हमें इन 1000 बच्चों में से 100 बच्चों को ले जाना है, 100 स्टूडेंट्स को ले जाना है IAS की तैयारी करने के लिए। तो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा कि भाई ये एग्ज़ाम लेते हैं और जिसके भी 60% से ऊपर मार्क आएंगे उनको हम ले जाएंगे, उन 100 बच्चों को ले जाएंगे। अब बच्चों ने एग्ज़ाम दे दी, पर फिर ऐसा हुआ जब रिजल्ट देखा तो सिर्फ 50 बच्चे ही ऐसे थे जिसका 60% से रिजल्ट ऊपर था। अब उनको चाहिए थे 100 बच्चे, तो उन गवर्नमेंट वालों ने सोचा एक काम करते हैं, हमने जो थ्रेशोल्ड जो है 60% का, उसको 10% घटा देते हैं। तो 60% की जगह पर 50% किया, तो जो 50 बच्चे थे 60 ऊपर वाले, अब वो 50 ऊपर वाले टोटल हो गए 100। यानी कि सिर्फ 10% के गैप में हमें डबल बच्चे हो गए टोटल, सिर्फ और सिर्फ
10% के गैप में स्टूडेंट्स डबल हो गए। 60 ऊपर वाले 50 थे, तो उन्होंने थ्रेशोल्ड को कम कर दिया 10% जितना। तो उतने 10% में कितने सारे मॉलिक्यूल, कितने सारे स्टूडेंट्स आ गए, 50 बच्चे आ गए। यानी कि आप सोचिए कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो T+10 डिग्री पे रिएक्ट हुआ। मतलब जो टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री ऊपर टेम्परेचर पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए होंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल कोलाइड भी हुए होंगे आपस में, तभी तो वो रिएक्ट हुए होंगे। समझ में आया? क्लैरिटी हुई? ये बात है इसमें। दिस इज द फैक्ट बिहाइंड। ओके, क्लियर है? चलो, आई होप कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, इसकी नोट्स भी बनाना। अब इस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट अरहेनियस ने ग्राफ तो दे दिया, पर उन्होंने थियोरेटिकल डेरिवेशन भी दिया, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में हम ये भी कंप्लीट करेंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब मुझे मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो लेक्चर की जरूरत है, और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू अस। केमिस्ट्री में चिंता नहीं लेने का, डोंट फिकर व्हेन मंथन शाइज इधर। ओके, बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूं। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर।